हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सबके बढ़िया। चलिए, अभी जो है हम लोग जो है पार्टनरशिप्स का क्लास कर रहे थे। पार्टनरशिप के क्लासेस में आपके पास ऑलरेडी पीएल एप्रोप्रिएशन का ऑलरेडी वीडियो मैंने अपने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद पार्टनरशिप का एडमिशन में बोलूँ या फिर रिटायरमेंट में बोलूँ या फिर मैं डेथ बोलूँ, मैं तीनों को एक ही साथ स्टार्ट किया था। इसको स्टार्ट करते वक्त मैं बताया था कि जब भी आप एडमिशन करो, रिटायरमेंट करो, डेथ करो, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे अपने पूरे फर्म को क्या करना पड़ता है, रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है। और यदि आपको रिकंस्टिट्यूट करना है किसी भी फर्म को, तो आपके वहाँ पे 6 जगह चेंजेस करने पड़ते हैं। जो है पहला जो है वो अपना चेंज इन पीएसआर, जिसमें होता है चेंज इन पीएसआर। दूसरा जो होता है वो है अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीसरा जो है अपना वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 था वो था अपना रीवैल्यूएशन, रेवा, जिसको मैं बोलता हूँ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फिफ्थ नंबर पॉइंट था अपना एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। पॉइंट नंबर 6 जो है वो अपना है एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व। ठीक है, कुल मिला के अपना जो है ये 6 एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू रिकंस्टिट्यूट आवर फर्म। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया है जिसका वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑलरेडी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख पा रहे हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करना, आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूरा मिलेगा। ट्रीटमेंट गुडविल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। चेंज इन पीएसआई का अपलोड नहीं किया गया है, वो अपलोड किया जाएगा। और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आज का ये है। तो आज हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। देखिए, नाम से समझ में आता है, री का मतलब क्या होता है दोस्त? री का मतलब होता है दोबारा। मैं इसको बोलता हूँ दोबारा मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है दोबारा। वैल्यूएशन का मतलब समझ में आता है, वैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब होता है आपको क्या करना है, किसी चीज का वैल्यू ऑलरेडी है, उसको आप दोबारा से वैल्यू कर रहे हो, उसी प्रोसेस को बोला जाता है रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन बेसिकली क्या है? पहले से दिए गए वैल्यू को हम लोग जब दोबारा से वैल्यू करते हैं उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। तो याद रखिएगा, जब भी वैल्यूएशन किया जाएगा किसी भी चीज का दोबारा, तो आपको पता है या तो वैल्यूएशन पहले के वैल्यूएशन से या तो बड़ा होगा, मतलब इंक्रीज होगा, या तो वैल्यूएशन ऐसा पॉसिबल है कि पहले के वैल्यूएशन से वैल्यूएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दो चीज पॉसिबिलिटीज है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको प्लांट का वैल्यू निकाला। प्लांट मतलब आपका एक एसेट्स है जिसका आपने वैल्यू निकाला। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हाँ, मेरा राइटिंग माशाअल्लाह है, और स्पेशली मैं जब कंप्यूटर में लिखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा राइटिंग है, मेरे को पता है। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ प्लांट है। इस 10,000 रुपीज़ का प्लांट का दो पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है ये 10,000 का जो प्लांट है वो हो सकता है ये 9,000 हो जाए, सॉरी, वो हो सकता है ये 12,000 हो जाए। ये पॉसिबल है कि 12,000 हो जाए इसका वैल्यू, जब हम लोग दोबारा वैल्यू निकालें। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि 12,000 की जगह पे 7,000 रुपीज़ हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब भी हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं, तो रीवैल्यूएशन करते वक्त हम लोगों का बेसिकली एसेट्स का वैल्यू कभी डिक्रीज हो सकता है, कभी इंक्रीज हो सकता है, यही हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के बैलेंस शीट में यदि मैं बात करूं, यदि बैलेंस शीट के बारे में बात करिए, सपोज ये बैलेंस शीट है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा गया होगा 10,000 रुपीज़। यदि बैलेंस शीट समझ लो तो ये एसेट साइड है, राइट हैंड साइड अपना एसेट साइड होता है। ये एसेट साइड में प्लांट लिखा होगा 10,000 रुपीज़। अब ये 10,000 रुपीज़ चेंज होकर 12,000 रुपीज़, यही बात है। 10,000 रुपीज़ चेंज होकर 12,000 रुपीज़ हो गया। तो अब जो 2,000 रुपये आया, तो उसको अब क्या करेंगे? यही ट्रीटमेंट हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में सीखते हैं। ये हम सीखे क्यों? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी क्यों? ताकि हम लोगों का एसेट्स का दोबारा वैल्यू करते हैं तो उसका क्या वैल्यू, जो अमाउंट वैल्यू आता है, मतलब इंक्रीमेंट आता है या फिर डिक्रीमेंट आता है, या फिर इंक्रीज आता है या फिर डिक्रीज आता है,
तो जो जितना अमाउंट का इंक्रीमेंट है, जितना अमाउंट का डिक्रीमेंट होता है, वो अमाउंट जो है उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, यही इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम है। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखे कि हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सीखे कि हम लोग रिवोल्यूशन में क्या करते हैं। अब हम लोग सीखने वाले क्यों, वाई रिवोल्यूशन इज नेसेसरी एट टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे हम लोग को रिवोल्यूशन करना जरूरी क्यों होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे क्या होता है, हम लोगों के फर्म में एक नया बंदा या तो आता है या तो पुराना बंदा छोड़ के जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं, यदि बिजनेस का मेन जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं बिजनेस का मैनेजमेंट में चेंजेस आता है। तो मैं यदि एग्जांपल देता हूँ एडमिशन के टाइम पे, तो मैं बताऊँ, मान लीजिए दो पार्टनर है, मैं और मिस्टर ए बोल के एक नया पार्टनर है। दो पार्टनर मिलकर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं आज से 20 साल से। एक नया बंदा सी बोल के एक नया बंदा मेरे पास आया और बोला कि सर मेरे को पार्टनर बना दो। हमने ठीक है। तो जैसे ही उसको पार्टनर बनाएंगे, आपको पता है वो मालिक मेरे इक्विवेलेंट वो भी हो जाएगा, राइट। अभी तक हम लोग हम और ए थे और अभी एक नया पार्टनर सी आ रहा है, तो हम और ए तो बराबर थे। अब सी जब एक नया पार्टनर आएगा तो वो भी हमारे बगल में ही बैठेगा, मेरा ऑरा और उसका ऑरा दोनों सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे कि भाई तुम कल से एडमिशन जब लोगे, कल से जब तुम ऑफिस ज्वाइन करने वाले हो, उसके पहले जितने भी एसेट्स हैं अपने बिजनेस के अंदर में, वो सारा एसेट्स का फिर से वैल्यूएशन किया जाएगा। और हो सकता है कि किसी किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाए, उससे मेरे को प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट का ऊपर हिस्सा किसका होगा बोलो तो, सर ओल्ड पार्टनर्स का होगा, क्योंकि पूरा एसेट्स खरीदा कौन होगा, ओल्ड पार्टनर ने खरीदा होगा, हम और ए ही खरीदे होंगे। जो नया पार्टनर जो सी आने वाला है, क्या उसका कुछ इफेक्ट, उसका कुछ प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए क्या? नहीं, क्यों मिलेगा, क्योंकि वो तो नया बंदा ही बन के आ रहा है, तो उसको उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि एसेट्स का जितना वैल्यू होगा उससे हो सकता है प्रॉफिट हो हमें, तो उस प्रॉफिट को हम लोग आपस में ओल्ड पार्टनर्स में बांट ले, इसी के लिए रिवैल्यूएशन बना रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये बात हम लोग जैसे ही न्यू पार्टनर्स को बोले तो न्यू पार्टनर्स को गुस्सा आया, और गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो गुस्सा आते हुए न्यू पार्टनर्स बोला, अच्छा यदि आप एसेट्स के बारे में सोच रहे हो तो आप लायबिलिटी के बारे में भी सोचो, लायबिलिटी के बारे में सोचो। यदि एसेट से आपको फायदा हो सकता है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा लायबिलिटी हो, कुछ ऐसा दायित्व हो, कुछ ऐसा लोन हो जो ऑलरेडी आप ले चुके हो और अभी तक चुका नहीं पा रहे हो। फ्यूचर में मैं जब पार्टनर बन जाऊंगा तो हम लोगों को एक साथ चुकाना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा सर एकदम पॉसिबल है। तो इन दैट केस जो है वो नया बंदा जो है वो तो फंस जाएगा, लोन लिए आप भरेंगे हम लोग, तो ये दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वो भी नया बंदा बोलेगा ठीक है, जिस तरीके से आपने एसेट्स का वैल्यू किया उसी तरीके से आप लायबिलिटी का भी वैल्यू करो, फायदा होगा नुकसान होगा देखा जाएगा, फायदा होगा नुकसान होगा वो आप ही सही है, ओल्ड पार्टनर से ही मिलेगा। तो हम लोग क्यों करते हैं ये भी हम समझ गए कि रिवैल्यूएशन हम लोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे या डेथ के टाइम पे हम लोगों का एसेट से और लायबिलिटी से जो भी प्रॉफिट आता है, उस लॉस आता है, वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर ले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर ले। ठीक है, चलिए ये हम लोग सीख लिए व्हाट और ये हम लोग सीख लिए व्हाई। अब हम लोग समझते हैं रिवैल्यूएशन में करते क्या है। आपको पता है कि एसेट्स का मैंने बताया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। यदि मैं एसेट्स के बारे में बात करूँ तो एसेट्स का दो पॉसिबिलिटी है। पहले या तो इंक्रीज हो सकता है एसेट्स, या तो हो सकता है वो एसेट्स डिक्रीज हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। यदि लायबिलिटी के बारे में बात करूँ तो लायबिलिटी भी दो चीज़ पॉसिबल है लायबिलिटी से रिलेटेड, या तो वो इंक्रीज हो सकता है या तो वो इंक्रीज हो सकता है या तो वो डिक्रीज हो सकता है। हम लोग इसको पहले समझेंगे, पता है कैसे, हम लोग इसको पहले समझेंगे एक नॉर्मली जनरल एंट्री से। आपको पता है अमेरिकन रूल आप लोग सब कोई पढ़े होंगे, आपको पता है एसेट्स इज अ डेबिट आइटम। एसेट्स कौन सा आइटम होता है सर? डेबिट आइटम होता है। हाँ, लायबिलिटी कौन सा आइटम होता है सर? लायबिलिटी क्रेडिट आइटम होता है, सबको पता है। लायबिलिटी है अपना क्रेडिट आइटम, एसेट्स है अपना डेबिट आइटम। और ये हम लोग बिहेवियर पढ़े थे अमेरिकन रूल में कि एसेट्स डेबिट आइटम जब भी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो यदि मैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यदि जनरल एंट्री के बारे में बात करूं तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो एसेट को क्या करना है? डेबिट करना है, बोलो हाँ। एसेट्स अकाउंट डेबिट। यदि यही चीज यदि एसेट्स घट रहा है तो क्या करेंगे? एसेट को करना पड़ेगा क्रेडिट, बोलो हाँ, ये सबको पता होगा।
एसेट्स को कर देते हैं क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स बड़ा था इसलिए हम लोग वहां पे क्या किए, एसेट्स यहाँ पे बड़ा था इसलिए एसेट को डेबिट किए, एसेट घटा है इसलिए क्रेडिट किए। डेबिट आइटम बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, डेबिट आइटम घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों को अमेरिकन रूल क्लास 11 में पढ़े हुए। चलिए, यदि मैं लायबिलिटी के बारे में बात करूं तो लायबिलिटी इज अ क्रेडिट आइटम। सेम बिहेवियर क्या है कि लायबिलिटी भी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा, क्योंकि इसको जो आइटम है जिस आइटम से वो बढ़ेगा तो उसी आइटम में रहेगा, यदि वो घटेगा तो वो दूसरी जगह पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एसेट्स यदि लायबिलिटी भी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा आपको, लायबिलिटी को करना पड़ेगा आपको क्रेडिट। बोलो हाँ। कोई भी लायबिलिटी हो सकता है ये क्रेडिटर्स हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये हो गया लायबिलिटी। यदि घट रहा है तो आप बढ़ रहा है तो आप उसको कर रहे हो क्रेडिट। यदि वो बढ़ रहा है तो लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, घट रहा है तो क्या करना पड़ेगा लायबिलिटी को, डेबिट। उल्टा बिहेवियर, ठीक है, बस हो गया खत्म। अब आपको करना कुछ भी नहीं है सर, करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको देख रहा है जो भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट कर दो, आपका जनरेटिव कंप्लीट हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे सर, देखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट साइड में जगह खाली है तो क्रेडिट साइड में आप लिख दो रेवा। रेवा मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन। मैं एक बार लिखूंगा रिवैल्यूएशन, बाद बाकी मैं बार बार क्या करने वाला हूँ, रेवा लिखूंगा, ठीक है। आप समझ लेना थोड़ा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जहां जहां आपका, जैसे यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में जगह खाली है तो यहाँ पे लिख दो रेवा, रेवा अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपका ठीक है, यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में जगह खाली है, क्रेडिट साइड में लिख दो टू रेवा। ये आपका जनरेटिव खत्म हो गया, ठीक है। आपको रिवाइज भी ऐसे ही करना चाहिए, पहले बिहेवियर को समझना, बिहेवियर से समझना, बिहेवियर से अमेरिकन रूल थोड़ा सा याद कर लेना, आपको एकदम इजी लगेगा पूरा का पूरा ये रिवोल्यूशन चैप्टर। तो आपको मैं जनरल एंट्री पढ़ा दिया, जनरल एंट्री आपको मैं पढ़ा दिया, तो जनरल एंट्री आप आराम से पढ़ सकते हो। आपको एक चीज़ नहीं पढ़ा है, आपको पता हमको याद है, आपके बुक में होगा तो आप अभी कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं अभी उसको भी कवर करने वाला हूँ। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है सर कि वो जो होता है एसेट्स ना, वो एसेट्स या फिर लायबिलिटी वो अनरिकॉर्डेड रहे। क्या रहे, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड रहे। मतलब एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन के पहले या फिर रिटायरमेंट के पहले या फिर डेथ के पहले कोई ऐसा एसेट था जिसको लिख नहीं पाए थे, बट जब रिवोल्यूशन करते गए, जब रिवोल्यूशन करने गए तब हम लोगों को एसेट दिखाई दिया, अरे ये तो एसेट बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा है। और ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है, कुछ ऐसा लायबिलिटीज है, कुछ ऐसा लायबिलिटीज है जो कि हम लोगों को बैलेंस शीट में कहीं दिख ही नहीं रहा है। बैलेंस शीट में हम लोग उस लायबिलिटी को लिखे ही नहीं थे, किसी कारणवश उसको लायबिलिटी को हम लोग बैलेंस शीट में लिखे ही नहीं थे, बट हम लोगों को लिखना चाहिए था। तो इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये कुछ भी नहीं है, इसका बिहेवियर देखो कैसे क्या होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या है, देखो दो पॉसिबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड एसेट भी हो सकता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकता है। तो पहला, यदि हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में बात करें तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो सकता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी हो सकता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकता है, समझ लेना ये चीज, आप समझो। तो एसेट्स भी हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है। तो देखो अनरिकॉर्डेड का मतलब हुआ कि बैलेंस शीट में पहले से नहीं था, वो बाद में फिर से उसका लिखा गया। मतलब आप एसेट्स पहले से नहीं लिखे थे, अब जो है आपको पता चला कि ये एसेट्स को नहीं लिखा गया था, मतलब अब आप इसको यदि लिखते हो तो बताओ बिहेवियर क्या होगा, एसेट्स बढ़ जाएगा, इसमें बताने की जरूरत है क्या, नहीं सर। वैसे ही लायबिलिटी यदि अनरिकॉर्डेड था, कुछ लायबिलिटी था जो आपने नहीं लिखा, अब आपको लिखोगे तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली अनरिकॉर्डेड एसेट में बोलूं या फिर अनरिकॉर्डेड में लायबिलिटी बोलूं, दोनों में क्या होता है, एसेट्स बढ़ता है और लायबिलिटी भी बढ़ता है। तो आपको करना क्या है सर, कुछ भी नहीं। देखो एसेट्स का बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना क्या किए थे आप, सेम का यहाँ पे भी करोगे आप, क्या एंट्री होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट लायबिलिटी। यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे एसेट्स का बढ़ना में जनरल एंट्री आप क्या लिखे थे, जनरल एंट्री आप लिखे थे ऐसा, ये
एसेट्स के बढ़ने में आप जनरल एंट्री लिखे थे ये, तो आपके एसेट्स में बढ़ने में ये जनरल एंट्री लिखोगे क्या, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रीवैल्यूएशन का जनरल एंट्री आपका कैसे होगा। रीवैल्यूएशन का जनरल एंट्री इसके बियॉन्ड आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। हाँ, मैं पता है मेरे को एक चीज़ मैंने कवर नहीं किया, वो था तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। किसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा वो हम लोग सम्स वाइज क्लियर करेंगे। इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जिसमें मैं सम्स क्लियर करवाऊंगा आपको। उस सम्स वाइज आपको क्लियर कर देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे क्लियर किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, राइट, उसका जनरल एंट्री क्या होगा। ये अपना रीवैल्यूएशन का जनरल एंट्री अपना कवर हो गया। लेजर जो है सेकंड पार्ट में कवर होगा। लेजर जो है अपना रीवैल्यूएशन का सेकंड पार्ट में कवर होगा, ठीक है। तो लेजर और फिर थर्ड पार्ट में हम लोग सम्स करेंगे। तो मतलब कुल मिला के इसका जो है वो 3 वीडियो आपको मिलेगा रिवैल्यूएशंस का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जनरल एंट्री सीखे, सेकंड पार्ट में हम लोग लेजर सीखने वाले, थर्ड पार्ट में उसका क्या होगा, थर्ड पार्ट में उसका जो है एक सम्स करवाएंगे, एक जेन्युइन सा सम्स करवाएंगे। एक ही सम्स में आपको क्लियर हो जाएगा जनरल एंट्री भी और लेजर भी, ठीक है। तो तब तक के लिए यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।